हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका टाइप है वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ। देखो यार, जैसे आप अगर कहो कि मैं कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कोई ऐप रन कर रहा हूँ, तो ऑलवेज रिमेंबर कभी कभी ओएस के रेस्पेक्ट्स में इनको जॉब भी बोलते हैं। मतलब अगर आप बोलो कि मैं VLC एग्जीक्यूट करूँ, मतलब VLC जो कंप्यूटर के अंदर एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम के इन जो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहे होते हैं इनको प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो बहुत सारे रेस्पेक्ट्स में चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर, आप कहो जॉब कहो प्रोसेस कहो, तो अभी मैं जॉब कंसिडर करके चलूँगा। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं इनको प्रोसेस कंसिडर करके चलूँ। तो प्रोसेस की अपनी एक डेफिनेशन है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी के लिए इतना समझो, कोई भी सॉफ्टवेयर वो एज अ जॉब ट्रीट करूँगा। तो खास बात क्या है, हमेशा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है, जैसे सपोज है जो आपका कंप्यूटर में टाइम होता है, टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका CPU टाइम और दूसरा होता है आपका IO टाइम, इनपुट आउटपुट टाइम, ठीक है। तो ध्यान से सुना, अगर कंप्यूटर में किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट होना है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको अपने दो टाइम कंप्लीट करने पड़ेंगे। एक होता है उसको अपना CPU टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, दूसरा उसको IO टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे मान लो सम ऑफ टू नंबर का आपने प्रोग्राम बनाया, आप लिखते हो सी प्रोग्राम में इंट A, B, C प्लीज़ एंटर द टू नंबर स्कैन है परसेंटाइल M%, B, ठीक है। अचानक से एक बात बताओ, मान लो आप अपना प्रोग्राम, मैंने हमेशा बताया कि प्रोग्राम स्टार्टिंग में कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। मेमोरी से उसे कहाँ लेके जाते हो? CPU में। ये जब जितना टाइम कोई भी प्रोग्राम CPU में बिताता है उसको बोलते हैं उसका CPU टाइम। तो ध्यान से सुनो, मान लो कि आपका C प्रोग्राम सम ऑफ टू नंबर का CPU टाइम एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब ध्यान से सुनना, CPU में वो चल रहा है, अचानक से लाइन आई, प्लीज़ एंटर द टू नंबर्स। तो एक बात बताओ, प्लीज़ एंटर द टू नंबर, जब आप लैब में इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप लोग क्या निकालोगे? अपना कीबोर्ड निकालोगे। कीबोर्ड निकालोगे? नहीं निकालोगे। मतलब कीबोर्ड से आप लोग टाइप करोगे 2 और 3। तो कहीं ना कहीं कोई भी जॉब जो CPU टाइम कंप्लीट कर रही थी उसके साथ वो CPU को छोड़कर कहाँ चली गई? IO से। मतलब जैसे ही स्कैनअप लगा, स्कैनअप से क्या हुआ? आपने यूज़र से इनपुट लिया। जब यूज़र से इनपुट लोगे तो कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपना IO टाइम बताएगा। IO टाइम मिलने के बाद जैसे ही वो अपना IO टाइम कंप्लीट करेगा, फिर से हो सकता है CPU में आए, या फिर हो सकता है IO टाइम कंप्लीट करने के बाद वो वापस भी चला जाए। अभी के लिए आप इतना समझो कि किसी भी जॉब को या टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो ही नीड्स टू कंप्लीट हिज CPU टाइम एंड IO टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अज्यूम्ड दैट, ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका जो OS होता है वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ये आपकी मेमोरी है, ये OS है। मेमोरी मतलब एक तरीके से पीछे हार्डवेयर हुआ, ये आपका हार्डवेयर हुआ। हाँ जी, ऊपर आप क्या एग्जीक्यूट कर रहे होते हो? जो आप यूज़र होते हो वो यहाँ पर होते हैं। हाँ जी, यहाँ होते हैं यूज़र। और जो आपकी जॉब होती है, मान लो जॉब 1 J1 हो गया, जॉब J2 हो गया, जॉब J3 है, ठीक है, जॉब J4। यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दीज 4 जॉब्स। तो एक बात बताओ, मान लो जॉब J1 को एग्जीक्यूशन कराना है, तो अगर जॉब J1 को एग्जीक्यूट कराना है तो उसका मान लो ये CPU टाइम है और ये उसका IO टाइम, ठीक है, IO टाइम। तो एक बात बताओ, मान लो जॉब 1 को तुमने शेड्यूल किया CPU के, भैया CPU पे जाओ, मेमोरी से CPU में तो ले आएंगे। जॉब यहाँ 1 आई, तो एक बात बताओ, अगर जॉब 1, मेरी बात ध्यान से सुनो, जॉब 1 अपना CPU टाइम कंप्लीट करेगी, अचानक से रिक्वेस्ट आएगी। कभी कभी क्या होता है, अचानक से रिक्वेस्ट आती है कि भाई प्लीज़ एंटर द टू नंबर, IO रिक्वेस्ट जिसे बोलते हैं। तो जो जॉब G1 होगी वो CPU टाइम को छोड़ के कहाँ चली जाएगी? I1 में चली जाएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बनाई कि आपके कंप्यूटर के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होती है मेमोरी, एक होता है CPU, एक होता है IO डिवाइसेस। तो मैंने बताया CPU सबसे फास्ट होता है, मेमोरी उससे स्लो होती है, सबसे स्लोएस्ट क्या होता है आपका? IO डिवाइसेस सबसे स्लो होती हैं। तो मुद्दा ये है कि CPU फास्ट है, जैसे ही अचानक रिक्वेस्ट आई, IO रिक्वेस्ट आई, जॉब J1 अपना IO टाइम कंप्लीट करने के लिए, मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए IO टाइम में चला गया, बट IO तो स्लो है, IO स्लो है।
ये कह रहा है भाई मुझे आगे का प्रोग्राम करना है या आगे की टास्क परफॉर्म करनी है, वापस आओ, लेकिन ये तो बहुत स्लो है, ये आराम से अपना आईओ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो एक बात बताओ, उतनी देर के लिए क्या सीपीयू आइडल नहीं हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सीपीयू से जॉब छोड़ के आ गई आईओ टाइम में, सीपीयू तो खाली हो गया। बट एक बात बताओ, हमारा टारगेट हमेशा क्या रहता है? टू यूटिलाइज द सीपीयू। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक टाइम पे सीपीयू में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टास्क चल पाए वो सीपीयू की परफॉर्मेंस और सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। क्या यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि एक टाइम पे कोई एक बंदा, मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, अगर अभी एक पॉइंट लिखूंगा, उस पॉइंट को लिखने के बाद जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। तो सभी लोग इस लाइन को पढ़ो। मैं एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराने यूज़ होते थे, अभी यूज़ नहीं होता बैच का। तो इसमें एग्जैक्टली क्या था कि इफ़ द जॉब इज़ कम्प्लीटली, हे कम्प्लीटली का मतलब है ये अपना सीपीयू प्लस आईओ टाइम दोनों कंप्लीट करेगा तभी जॉब कम्प्लीटली। इफ़ द जॉब इज़ कम्प्लीटली देन ओनली अनदर जॉब विल बी शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। मतलब कोई भी जॉब जब अपना सीपीयू टाइम और आईओ टाइम दोनों कंप्लीट कर लेगा तभी मैं किसी अनदर टास्क को यहाँ पर शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ये तो बहुत बुरी बात है यार। मतलब मान लो किसी जॉब ने अपना सीपीयू टाइम जल्दी से कंप्लीट कर लिया और वो अपना आईओ टाइम कंप्लीट करने को गया, तो सीपीयू इतनी देर तक खाली पड़ा रहेगा जब तक ये अपना आईओ टाइम, मान लो 1 घंटे बाद इसने J1 ने आईओ टाइम कंप्लीट किया, तो ये आईओ टाइम छोड़ के बाहर गया तो उतने टाइम के लिए तो सीपीयू आइडल रहा। अगर सीपीयू आइडल रहा तो दिस इज़ रॉन्ग एक्चुअली, सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस हो जाएगा। तो एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें ड्रॉबैक्स थे तो एक डेफिनेशन समझ लो। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, इफ़ द जॉब इज़ कम्प्लीटली का मतलब है सीपीयू और आईओ टाइम कम्प्लीटली। जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा, मतलब इन दोनों को वो पूरा नहीं कर लेगा, तब तक मैं किसी और जॉब को सीपीयू में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्योंकि देखो J2 भी एग्जीक्यूट होना चाहती, J3 भी एग्जीक्यूट होना चाहती, J4 भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहती। बट सीपीयू ने तो जल्दी से अपना काम कर दिया, बट आईओ स्लो था इसलिए बेचारा फंस गया सीपीयू। तो सीपीयू आइडलनेस बढ़ रही है। ड्रॉबैक क्या है इसके? ड्रॉबैक ये है, पहला ड्रॉबैक सीपीयू आइडलनेस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज सीपीयू आइडलनेस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, ये पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा कि भाई आइडलनेस क्या होती है, बट कुछ स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हो व्हाट इज़ थ्रूपुट। तो थ्रूपुट में मैंने यहाँ पर 2 लाइन में लिखा है, ध्यान से आप लोग पढ़ें कि नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड फॉर अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मतलब 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकेंड आप अज्यूम करके चलो, तो 1 सेकेंड में कितनी टास्क एग्जीक्यूट हो जाती है, वो उसका थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। तो अगर अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ, आप ये चाहोगे कि आपका 1 सेकेंड में कम टास्क परफॉर्म या ज़्यादा टास्क परफॉर्म? तो आप ऑब्वियसली बात है चाहते हो कि 1 सेकेंड में ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो। तो क्या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ तो और वर्स्ट सिचुएशन, कोई बंदा सीपीयू खाली पड़ा हुआ है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ड्रॉबैक्स थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेम एज इट इज़ वही डायग्राम ड्रॉ किया है। ये मेमोरी में ओएस है, ओएस की हेल्प से आप लोग जॉब्स को एग्जीक्यूट करते हो। जॉब मतलब सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो जॉब J1 वांट्स टू एग्जीक्यूट, तो आप क्या करोगे? जॉब J1 को शेड्यूल करोगे सीपीयू में, ठीक है। अपना सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करिए। अचानक से क्या हुआ? आईओ रिक्वेस्ट है, मतलब कुछ यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ी, तो जॉब J1 जो है सीपीयू को छोड़ के कहाँ जाएगी? आईओ में जाएगी। तो ध्यान से सुनो, जो बैच में क्या होता था कि जब तक ये बंदा सीपीयू टाइम आईओ टाइम दोनों कंप्लीट नहीं कर लेता था तब तक मैं अनदर शेड्यूल नहीं कर पाता था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है इफ़ द जॉब इज़, ध्यान से सुनना, इफ़ द जॉब इज़ लीविंग द सीपीयू टू परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, देन अनदर जॉब विच इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन विल बी शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। मतलब अगर कोई बंदा जो है आईओ टाइम कंप्लीट करने के लिए सीपीयू टाइम छोड़ के जाता है या सीपीयू को छोड़ के जाता है,
तो कोई और जॉब जो है वो सीपीयू में उस टाइम के लिए शेड्यूल कर दी जाती है। हम सीपीयू को आइडल नहीं रख सकते। बट ध्यान दो, ऐसा क्यों हो रहा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि मैक्सिमम एक ही टास्क या एक ही जॉब एक टाइम पे सीपीयू एग्जीक्यूट हो सकती है, बट सीपीयू खाली नहीं रहना चाहिए। ये इसमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो इसको अगर सही तरीके से डिफाइन करूँ तो सही तरीके से मैं थ्योरी में थोड़ा सा आप लोगों को एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेट्स सी, एक बार आप लोग रीड करो। तो एक बात बताओ, क्या इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? रीज़न सोचो। हाँ जी, क्योंकि जो एक सेकेंड में टास्क होने वाली थी वो नंबर ऑफ़ टास्क बढ़ जाएंगे। थ्रूपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ जॉब्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, कोई सीपीयू आइडल नहीं रहने वाला। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो ध्यान से पढ़ो आप लोग एक बारी, कि जो मैं बोला था अभी वही लिखा है कि इफ़ द जॉब इज़ लीविंग द सीपीयू टू परफॉर्म द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब जॉब सीपीयू को छोड़कर आईओ में जा रही है, देन अनदर जॉब विच इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन विल बी शेड्यूल्ड ऑन द सीपीयू। बात समझ में आ रही है? मल्टी प्रोग्रामिंग के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके विंडोज़ और यूनिक्स। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। कोई भी बंदा यहाँ जाएगा तो तुरंत ही कोई दूसरा बंदा यहाँ पर शेड्यूल कर दिया जाएगा, सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। अब थर्ड है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बात बताऊँ, ये एक्सटेंड वर्जन ही है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब कोई भी जॉब एग्जीक्यूशन चाहती है उसे सीपीयू में एग्जीक्यूट करोगे। अगर वो अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट कर लेती है और आईओ टाइम परफॉर्म करने के लिए सीपीयू को छोड़कर यहाँ जाती है तो इट्स गुड। देन अनदर जॉब विच इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इज़ गुड। बट ध्यान से सुनो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आज के डेट में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि एक टाइम पे सीपीयू के अंदर आप मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर J2 चाहती है तो J3 को भी एग्जीक्यूट कर लो, J2 चाहता है तो J2 भी आ गया। अगर कोई J4 टास्क है तो J4 टास्क भी यहाँ आ सकती है। ये साथ में सब लोग काम कर सकते हैं। मतलब एक बात हो, अगर ये चलेगा इसको भी रैम चाहिए, ये चलेगा इसको भी रैम चाहिए। आजकल क्या होता है भाई, इस टाइम पे तुम करंट में वेब ब्राउज़र भी चला लेते हो, मूवी भी चल रही होती है, गाने भी चल रहे हो, तो बहुत सारे टास्क एक साथ कर रही हो, तो सारा मल्टीटास्किंग तो हुआ। तो खास बात ये होती है कि पैरेलल में एक साथ कुछ देर इसको रैम मिलती है, कुछ देर इसको रैम मिलती है, कुछ देर इसको मिलती है। देखो कहते, मैं एक बारीक सा पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर में आपके गाने भी चल रहे हैं, आपका वेब ब्राउज़र भी चल रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, बट कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत माइनर, लेस देन 1 सेकेंड कह सकते हो का डिफरेंस होता है। लेस देन 1 सेकेंड का डिफरेंस होता है उनके बीच में। टाइम शेयरिंग होती है, टाइम शेयरिंग। तो ऑल व्हाट इट मीन्स अभी बता रहा हूँ। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड इन द टाइम शेयरिंग मोड। टाइम शेयरिंग मोड का मतलब है कुछ देर के लिए वेब ब्राउज़र चल गया, कुछ देर के लिए VLC चल गया, कुछ देर के लिए आपका अनदर एंटीवायरस चल गया। तो इनके बीच में टाइम शेयरिंग होती रहती है, बट एक साथ सीपीयू में चलते रहते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, बट वहाँ कहीं ना कहीं आपकी टाइम शेयरिंग है जो कि आपको माइनर होती है, जो आपको पता नहीं चलती है। मतलब OS कुछ देर के लिए रैम इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, इसको देता है, इन दोनों के बीच में टाइम स्विचिंग होती रहती है वो, बट टाइम स्विचिंग हमें नहीं पता चलती है। तो एक बात बताओ, विच वन इज़ बेटर? दिस वन इज़ बेटर। वाई? बिकॉज थ्रूपुट बढ़ेगा, नंबर ऑफ जॉब्स फॉर अ यूनिट टाइम बढ़ेंगी, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। तो विंडोज़ एंड यूनिक्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फोर्थ है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, मतलब एक मेमोरी है आपकी, कॉमन मेमोरी, मतलब एक सिस्टम या एक कॉमन मेमोरी के थ्रू आपके बहुत सारे सीपीयू आपस में कनेक्टेड है। मुद्दा ये है, ऐसा भी पॉसिबल है। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ आपको बड़ी बड़ी टास्क परफॉर्म करनी होती है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करने। मान लीजिए CPU3 है, ये CPU1 है, और ये आपका ये CPU2 है, ये आपका CPU1 है। ठीक है, तो एक मेमोरी मतलब एक सिस्टम से आपके बहुत सारे अगर प्रोसेसर कनेक्टेड है तो वो आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। तो एग्जैक्टली मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा क्या है, ये जब मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ। बाकी इस टॉपिक में नथिंग एल्स, नथिंग इज़ डिफरेंट। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप इतना बताओगे, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम
वहाँ यूज़ होता है जहाँ एक मेमोरी से या फिर एक सिस्टम से आपके बहुत सारे प्रोसेसर सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो होता है। इसका फ़ायदा सुनो। फ़ायदा ये है कि मान लो आप बहुत बड़ी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपका एक सीपीयू फेल हो गया तो आप बाकी दो सीपीयू की हेल्प से आप अपने सिस्टम को रन कर सकते हो। तो इसलिए जहाँ क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सीपीयू सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक ही मॉनिटर को, एक ही कंप्यूटर को, एक ही मेमोरी को, तो इसे बोलते हैं रियलाबिलिटी। रियलाबिलिटी मतलब भरोसेमंद, कि ऐसा है जैसे आप लोग अपना कंप्यूटर है जो सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है, वहाँ क्या होता है, अगर आपका सिंगल कंप्यूटर मतलब आपका सीपीयू फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, जैसे जब भी आप लोग कभी कभी सिस्टम परचेज करके लेके आते हो तो लिखा होता है उस पर डुअल कोर प्रोसेसर। डुअल कोर प्रोसेसर का मतलब समझ रहे हो, वो दो प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो और एक होता है क्वाड कोर प्रोसेसर। क्वाड कोर का प्रोसेसर का मतलब होता है 4 प्रोसेसर को सपोर्ट कर रहा होता है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अगर एक टास्क सीपीयू में हो रही है तो पैरेलल में दूसरी टास्क यहाँ हो रही है। मतलब समझ रहे हो, अगर ये 10 टास्क परफॉर्म कर सकता है तो अगर 2 सीपीयू होंगे तो 20 टास्क एक टाइम पर परफॉर्म कर सकते हो 2 प्रोसेसर की। क्वाड कोर में 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगा, तो स्पीड फास्ट हो जाती है और रियलाबल है, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देयर इज़ नथिंग स्पेशल, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ जो मल्टी प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं वो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हाँ जी। एंड नेक्स्ट है आपका RTOS। RTOS का मतलब होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हे, तुम लोगों को पता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम की इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए मैंने लिखा है द सिस्टम विच आर स्ट्रिक्ट डेडली टाइम बाउंड और कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी रियल लाइफ में आप लोग सोचते होगे जहाँ टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती होगी, वहाँ कहाँ? जैसे सैटेलाइट सिस्टम। आप लोग सोचते हैं जो ऊपर स्पेस में सैटेलाइट चल रही होती है वहाँ टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि हम उन सैटेलाइट को हैंडल कहाँ से कर रहे हैं? अर्थ से। और अर्थ और सैटेलाइट के टाइम डिफरेंस होता है, तो उस टाइम डिफरेंस को मैनेज करने के लिए टाइम की एकदम बारीक से बारीक नैनो सेकंड से भी छोटा सेकंड अगर कुछ वो पॉसिबल है तो वहाँ तक की बारीकी से निपटने के लिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान से सुनो, RTOS जो है वो आपका 2 टाइप होता है। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जैक्टली मतलब ये है, हार्ड दोनों में टाइम की इम्पोर्टेंस है, बट यहाँ कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं है, मतलब टाइम की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फुल इंटीग्रिटी। सॉफ्ट में देर में भी अ पॉसिबिलिटी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो चल सकता है। जैसे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके सैटेलाइट सिस्टम हो गए, मिसाइल सिस्टम हो गए। मिसाइल का कितने टाइम आपको लॉन्च करनी है, जो जिन कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही होती है उन सब में RTOS होता है, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा सॉफ्ट रियल टाइम से जो होते हैं वहाँ भी टाइम की इंपॉर्टेंस होती है, बट थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू हार्ड नहीं होती। जैसे बैंकिंग में, शेयर मार्केट, बैंकिंग्स में भी आपके टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर टेक्निकल टर्म्स में कहो तो हार्ड रियल टाइम में हार्ड रिस्पॉन्स टाइम इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ आपका सॉफ्ट रिस्पॉन्स टाइम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके अलावा वी कैन से जो हार्ड रियल टाइम होते हैं जहाँ साइज ऑफ डेटा फाइल जो होता है वो स्मॉल होता है, यहाँ साइज ऑफ डेटा फाइल लार्ज होता है। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल से डिफरेंस है, तो आप लोग इतना समझ लो जहाँ टाइम की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वहाँ हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।